अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में एससीओ समिट जो है वो मुकम्मल हुआ और बहुत शानदार तरीके से ये इजलास हुआ और खुदा का करम रहा कि पाकिस्तान में इस दौरान कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिससे पाकिस्तान का नाम बुरे तरीके से दुनिया के सामने रिपोर्ट होता, दहशतगर्दी के हवाले से भी और पोलिटिकल केओस के हवाले से भी। जयशंकर की स्पीच इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो क्या इश्यूज़ रेज़ करते हैं। जयशंकर ने जो 3 अहम प्रायोरिटीज़ अपनी आइडेंटिफाई की, इलाकाई सालमियत का तज़किरा किया, लेकिन मुझे सरप्राइज़ है कि आर्टिकल 370 और 35 कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से वो जो कुछ कर चुके हैं 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद इलाकाई सालमियत को किन मानों में ये एक्सप्लेन करेंगे, ख़ुद कैसे जस्टिफाई करेंगे। दहशतगर्दी का उन्होंने तज़किरा किया तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो इस वक्त कैनेडा ऑफिशियली 6 इंडियन सफारतकारों को चार्जशीट कर रहा है एक सिख रहनुमा के कत्ल में, अमेरिका में उसी तरह का एक चार्ज इनके ऊपर मौजूद है और 20 पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नतीजे में लोगों को कत्ल किया गया, उसके सामने इस दहशतगर्दी की वजाहत क्या देंगे। और लास्टली अलहदगी पसंदी का उन्होंने तज़किरा किया तो कश्मीर की खुसूसी हैसियत, इसके अलावा जो इंडियन बाज़ स्टेट्स हैं, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ पर जो तहरीकें चल रही हैं उनको ये कैसे डील करना पसंद करेंगे। तो उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज मैं कहूँगा कि ठीक थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो मुसाफा किया, बाद में उनकी एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आई जहाँ हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको बाज़ रिपोर्टर्स ने कहा कि वो जो सकाफ़ती कल्चरल एक्सचेंजेस का जिक्र हुआ है एससीओ समिट के अंदर, तो उसी के पैराए के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान में क्रिकेट रिलेशंस की भी बात हुई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने आज से कुछ अर्सा पहले इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम करने का, ट्रेड को बहाल करने का, दो तरफ़ा तजारत को बहाल करने का तज़किरा किया था, जिसका इंडिया की तरफ से कोई फॉर्मली जेस्चर उसके जवाब में नहीं आया। तो ये चीज़ें मुमकिन तौर पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर आगे ली जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर एक शानदार और कामयाब कॉन्फ्रेंस जो है वो पाया तकमील तक पहुँची है। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्फ्रेंस के मामलात आगे चल रहे थे, उससे 100 गुना रफ्तार के साथ, उससे 100 गुना तेज़ रफ्तारी के साथ जो आइनी तरमीम का काम है वो भी बहुत तेज़ी के साथ जारी हो सारी है। इस वक्त जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो जाती उम्रा लाहौर में नवाज़ शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात होनी है, जिसमें ये तय पाना है कि कल जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए हैं उसके अंदर क्या करना है। कल ही ठप्पा लगवाना है इन तरमीम के ऊपर। अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मतलूबा लोटे हैं वो हासिल करने में कामयाब हो सकती है। मैं इनको लोटे इसलिए कहता हूँ कि ये 2-3 तरीक़ों से इनको हासिल किया जा रहा है, तो ये खुशाइन आइनी तरमीम नहीं करार दी जा सकती। दूसरा एक जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है आइनी अदालत बनाने के लिए, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। हम पाकिस्तान का जो अभी तक वेल इस्टेब्लिश्ड जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर एक सुप्रा कोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसको मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उसके सामने एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बन जाएगी। तो बहुत ही मुनासिब होता है कि इस तजवीज़ को पहले नेशनल असम्बली और सेनेट की वेबसाइट के ऊपर जारी करके वकला तंजीमों, मीडिया और सिविल सोसाइटी से उसके ऊपर 2-3 माह पहले आराम तलब की जाती। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसके ऊपर इसको डिबेट किया जाता है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती और उसके बाद इस गौर व खौस को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बगैर करेंगे अगर रात के अंधेरे में, जैसे 12 बजे रात को इस तरमीम करने की एक पहले कोशिश नाकाम हुई थी, अगर वही वाला तरीक़ाकार है तो इसका अंजाम जो मर्ज़ी हो, ये नतीजा इसका मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल ही रहेगा। खुश उसलूबी से आगे बढ़ना इसका बहुत ही मुश्किल होगा, पसंदीदा अमल नहीं होगा। जो भी होगा केओस की तरफ, अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको ये खदशा है कि उसके अरकान को लोटा बनाया जाएगा, अभी हमारे रिपोर्टर हैं टिका सानी, उन्होंने उमर अयूब से बात करके ख़बर दी है कि सवाए सीनियर जो पार्टी लीडरशिप है उसके अलावा बाकी तमाम उनके एमएनएज़ और सेनेटर्स जो इस वक्त छुपे हुए हैं इस खौफ के साथ कि उनको उठा लिया जाएगा या उनको ख़रीद लिया जाएगा, तो वो उन लोगों को सबको हदायत की गई है कोई इजलास में पार्टी क़यादत की हदायत के बगैर शरीक नहीं होंगे। JUI इसकी बहुत अहमियत है। 8 उसके पास कौमी असम्बली के वोट हैं और 5 उसके पास सेनेट के वोट हैं। मौलाना फजल रहमान जो पहले एक पब्लिक पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें वो काजी फायजी साहब को 3 साल इजाफी देने की मुखालफत कर चुके हैं, वो आइनी अदालत के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, बल्कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन को वो कह चुके हैं कि वो उसकी मुखालफत करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जो वो एक पब्लिक पोजीशन मौलाना फजल रहमान रिपीटेडली ले चुके हैं, क्या उन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जफ्फी के नतीजे में मान जाएंगे, ये उनका असूली मौक़िफ़ पीछे हट जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं है। अभी प्रोग्राम में अपने शुरा से इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से, नईम पंजोथा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा। रियासत साहब, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में आपने तज़किरा किया कि आपकी मुलाकात हुई है या आपकी गुफ्तगू हुई है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से, तो हमें पहले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ यही दें कि JUI वाले आईनी अदालत के हक़ में वोट करेंगे कल या नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम भाई इस पे तो ये बड़ी कैटेगरिकली ये मैं अर्ज़ कर दूं कि आईनी कोर्ट तो किसी सूरत में भी नहीं होगी और ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको सपोर्ट करेंगे। इसकी हद तक तो मैं बहुत कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, हमारी गुफ्तगू हुई ना उनसे, तो बहरहाल इसके ऊपर मौलाना साहब का जो स्टैंड है वो उस पर स्टैंड करेंगे, ये नहीं बनेगा। आईनी अदालत को आईनी अदालत नहीं बनेगी। और काजी फायज़ ईसा को जो 68 ईयर्स करने का था, एक्सटेंशन पे उनकी गुफ्तगू क्या है, या जो चीफ जस्टिस अब नए बनने के लिए जा रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, उनको बाईपास करते हैं या पैनल ऑफ जजेस देते हैं, उसके हवाले से जब सामने गुफ्तगू आएगी तो उस पर मैं कॉमेंट करूंगा। एक हुकूमत की तजवीज़ ये है, लोगों को साथ साथ समझाते भी जाते हैं। हुकूमत की एक तजवीज़ ये है कि बजाय ये कि जो सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, इसकी बजाय पहले तो वो 5 का कह रहे थे, अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस का वो पैनल कहते हैं कि आए और प्राइम मिनिस्टर उसमें से अपनी मर्जी से किसी एक को नामजद करें और सदर साहब उसकी तैनाती कर दें। ये तजवीज़ है जिसके ऊपर JUI को अपना ऑफिशियली मौक़िफ़ सामने रखना है। अभी इस तरीके से वो जस्टिस मंसूर अली शाह बाईपास कर सकते हैं जी, जस्टिस मंसूर अली शाह भी, जस्टिस मुनीब भी, ये सारे बाईपास हो जाए जी। यही तो मेलाफाइडी है। हमने तो वैसे इन तमाम प्रपोज्ड अमेंडमेंट को ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में हुआ और जो कल कराची में हुआ, उसमें तमाम वकला बॉडीज़, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, सदूर सारे मौजूद थे, इन टोटो उसको रिजेक्ट किया। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बाईपास करने की तजवीज़ आती है, कल ही आनी है, ये कल कैबिनेट का इजलास भी है, खसूसी कमेटी का इजलास भी है और सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी है, पहले सेनेट में आ रही है, तो वकला बरादरी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं रद्द-ए-अमल पे आने से लीगल इस पे आंसर करना चाहूँगा। जो 1996 सुप्रीम कोर्ट है, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये उस जजमेंट के मैंडेट के खिलाफ है। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ ना, जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 और 3 है, ये उसके खिलाफ है। जुडिशल स्ट्रक्चर के आप और जो ट्राइकॉटमी उसके खिलाफ है। ये जो अमेंडमेंट जो अलेज की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो कल आपने सुना होगा, हामिद खान साहब को भी सुना, बाकी वकला रहनुमा ने भी वहाँ गुफ्तगू की थी कि हमारी लाशों पे से गुजर के जाना होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम वकला तहरीक भी चलाएंगे। अगर इस मुल्क की तारीख के अंदर LFO वापस जा सकता है, आपकी लाशों से गुजरने के लिए जरूरी है कि फिर आप कल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हुए नजर आए, तब आपकी लाशों से गुजरा जा सकेगा। देखिए, लाशों का मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल लाशें ही गिरा दें, मतलब है कुर्बानी नहीं देनी आप। देखिए, हमने तो पहले भी कुर्बानियां दी इस मुल्क के अंदर। जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो वकला 17 शाह साहब की वाली के लिए मैं भी बहुत खड़ा हुआ धूप में, लेकिन अब मुझे अफसोस हुआ जो कुछ इफ्तिखार ने जो कुछ बाद में किया, जदोजहद में हिस्सा डाला। कल क्या करेंगे? सिविल सोसाइटी की भी उतनी जिम्मेदारी है, मलक साहब आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं तो रिपोर्ट अगर ऐसा होता है तो हम उसको अपोज करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, सिंपल इज दैट। ये कल डिसाइड हो गया। चले, कल पता चल जाएगा आपकी तहरीक का भी कहां स्टैंड करती है। अगर होता है तो नईम पंजोथा साहब, खबर यह है कि आपके 3 सेनेटर्स जो हैं वो पहले बुक किए जा चुके हैं, और अगर JUI वाले मान जाते हैं तो फिर तो 3 से गुजारा चल जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपके 8 बंदे जो हैं वो भी तोड़ने ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आपको सेनेटर्स अपने संभालने हैं। कल की क्या पोजीशन है आपकी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये मुल्क के अंदर इस वक्त जो फस्तायत है या जबर है, जो जुल्म है, या जो मुल्क की जमहूरियत के ऊपर जो डाका मारा जा रहा है या आइन के ऊपर हमला किया जा रहा है, अगर इनके पास पहले दिन से नंबर्स होते तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स या MNAs को इस तरह से हरासा ना करते। इनके पास पहले दिन से नंबर्स नहीं थे, और जो नंबर पूरे करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, उससे वाज़ेह नजर आ रहा है जो उनका तरीकाकार है कि ऐसा ये काम करना चाहते हैं जो कि मुल्क के खिलाफ है, जो कि आइन के खिलाफ है, जो कि अवाम की मंशा के खिलाफ है। और ये इंटेंशन, ये इनका प्रैक्टिकली काम इस वाज़ेह चीज का सबूत दे रहा है।
जहां तक अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका बड़ा क्लियर है और इसी वजह से उसने अपोज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का अमल हो कि लोगों को अगवा कर लिया जाए, किसी का मिलिट्री ट्रायल कर दिया जाए, किसी जज को थ्रेट किया जाए, या जज को अगर कोई शिकायत करता है उसे उठाकर बलूचिस्तान फेंक दिया जाए, या ये करें कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर कोई दरखास्त दे तो उस दरखास्त को ही ना सुना जाए। हम नहीं चाहते कि जो है अदलिया के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत हो, और ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक मुल्क चले, इनकी मंशा के मुताबिक चले, जो कि खुद 17 सीटों वाले हैं, जो कि 8 फरवरी को आवाम ने जिनको मुस्तरद किया, 17 सीटों के बाद डाका डाल के नईम साहब, अगर कल आपके सेनेटर्स और आपके एमएनए उनको लोटा बनाया जाता है बड़ी तादाद में, तो आपके पास दिफाई तरीकाकार क्या है? क्या आप उन लोगों को बचा पाएंगे लोटा बनने से? क्योंकि आपके 5 सेनेटर्स और 10 से 12 कौमी असम्बली के अरकान जो है वो वल्नरेबल है। आप लोग ऑफिशियली कहते हैं 2-3 है, लेकिन एक्चुअली आपसे 10 या 12 आपके एमएनए वल्नरेबल हैं। क्या आप उनको बचा पाएंगे इस लोटा क्रेसी से? मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि हम बचाने के लिए हमने उनको जो है वो बिल्कुल जितना हो सका उनको जो है वो महफूज करने के लिए हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि ये जबर के ऊपर कराना चाहते हैं, हमारे पास 2 ही रास्ते थे कि हम लीगल रास्ते इख्तियार करें, और दूसरा हमारे पास ये रास्ता था कि हम एहतजाज करें, पॉलिटिकली रास्ते इख्तियार करें। दोनों हमने किए हुए हैं और मजीद भी हम करेंगे, हम मजीद भी आवाज उठाएंगे, जो कि हमारा हक है, जो कि आईने पाकिस्तान नहीं पंजोता, क्या कल आपने डी चौक में एहतजाज करना है? यस सर नो, बड़ा क्लियर मुझे जवाब दें, क्योंकि इस पर मुतजाद खबरें आपकी पार्टी से आ रही हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन आईनी तरमीम के हवाले से डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है या नहीं दी है? वाज़ेह जवाब। देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल नहीं दी गई, लेकिन जो है वो कॉल वर्कर्स की तरफ से कुछ दी गई है कॉल, और दावत हमें भी दी जा रही है। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट कोई नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हो। कोई भी इस वक्त जो है वो वर्कर या कोई भी पाकिस्तान का शहरी एहतजाज कर सकता है, वो समझता है कि उसका राइट है, क्योंकि अगर कोई गलत अमल करता है तो ऑफिशियल कॉल अभी नहीं है आपकी तरफ से। ये वजाहत होगी, ये खबर चलाएं जी नहीं पंजोता साहब की, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस्लामाबाद के अभी जो बहुत सारे रास्ते हैं ना, ये जो डी चौक की तरफ आते हैं या ब्लू एरिया की तरफ आते हैं, उससे रुकावटें हटाई नहीं गई हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स अभी भी पड़े हुए हैं और वो डाइवर्ट करके इधर उधर घूम के हमें दफ्तर भी पहुंचना पड़ता है। छुपते छुपाते चोर रास्ते, जो ड्राइवरों को पता है लोकल के किधर से निकल सकते हैं उधर से निकलते हैं। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत, अभी मुझे शक है, हो सकता है अगर समझदारी का सबूत दें तो डी चौक के अलावा बाकी रास्ते खोल दें, तो वो रुकावटें अभी कायम रहेंगी। क्योंकि कल पीटीआई का शुबा यह है कि ये डी चौक में एहतजाज न करने आ जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपकी जमात का बड़ा कलीदी किरदार है, ये मामला बहुत ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। पहले को बताया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, इस पे उनका रद्दअमल लिया जाए सिविल सोसाइटी का, उसके बाद आप कौमी असम्बली और सेनेट में लाएं तो ठीक है। लेकिन अगर आप 2-3 लोग सर जोड़ के बैठे जाती उम्र और फैसला करके मोहर लगा के उठें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें साथ लोटा क्रेसी का दखल है। आपको ये चीज़ एक जमहूरियत पसंद शख्स होने के नाते पसंद नहीं आनी चाहिए, आपको मना करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जो आपने फरमाया बिल्कुल उसी तरह से आइनी तरामीम का जो प्रोसेस है उसको किया जाएगा, और इस बात पे हमें यकीन है, और ये प्रोसेस हो भी इसी तरह से सकता है। इसके बीच में कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि यह आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो उसको छुपा के रखा जाए। आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा जैसे ही बिल टेबल होगा। अभी मुज़ाकरात हैं, देखिए हर जमात अपना ड्राफ्ट लेके बैठी है। वकला की तरफ से उनका ड्राफ्ट आया हुआ है, JUI का अपना ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है, PTI वाले जो हैं शायद ये अपने बानी चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं। तो जो तो पार्टीज़ इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हुए जो आइन में जो कमियां जो समझते हैं प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो तो फिर सारे बीच में लेकर आ रहे हैं। अगर किसी को किस पे एतराज़ है, मौलाना साहब को कुछ इश्यूज़ पे एतराज़ है, उन्होंने अपना एतराज़ जो है उसको उन्होंने उठाया भी है, उन्होंने कन्वे भी किया है। और अभी उनकी रांझा साहब, लेकिन मेरा एक आप लोगों से सवाल है, आप एक सुप्रा कोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी थी नहीं।
तो इसका एक मुतबादल हल ये बहुत आसान डूएबल जो ऑप्शन अवेलेबल थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ जो है वो आप अपने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ला सकते थे। उसमें चीफ जस्टिस एक ही रहता, उसके नतीजे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता। आपका जो इतराज़ है कि वो 200 केसेस जो आइनी केसेस हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो उसका मसला ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता। बाकी 16-17 जजेस जो थे वो बाकी काम रेगुलर कोर्ट्स वाला करते रहते। आप उसकी बजाय पूरी नई एक अदालत क्रिएट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं, 2 चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को आइनी जो आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, आपको इसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प एक मिसाल देता हूँ। जब सेनेट पाकिस्तान का जो था वो अमल उसको जब उसको बनाया जा रहा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, तो कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे वो इलेक्ट होके आए हुए थे और मुंतखब नुमाइंदे वही थे और अवाम ने उनको ही इख्तियार दिया हुआ था। सेनेट जो था उसको बनाने के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान ने खुद ये सोचा कि जी सेनेट बनना चाहिए और उन्होंने एक अपर हाउस बना दिया और एक लोअर हाउस बना दिया उसी पार्लियामेंट के बीच में। तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। यूरोप के कई ममालिक में आप चले जाएं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। हाँ, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद है। सो लॉ में कहीं दुनिया का अगर आप लीगल सिस्टम्स उठा के उनको स्टडी कर लें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी मुल्क में ना हो। यूरोप के कई ममालिक में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं और जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है कहीं पे, और वो ममालिक जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को रंजा साहब असल में इंटेंट जो है ना बंदे की, वो नीयत उस अमल को वाजे करती है। इस वक्त आपकी जो नीयत है 25 अक्टूबर से पहले करने की, वो आपकी एंड रिज़ल्ट की तरफ इशारा करती है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बंदोबस्त 25 अक्टूबर से पहले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुतनाज़ा हो जाती है। आप इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीने डिबेट करते, फिर अगर कंसेंसस इवॉल्व होता तो आगे बढ़ जाते, तो फिर ये चीज़ काबिल कबूल होती। वो आप नहीं कर रहे, आप तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और वो भी रात 12 बजे करने की आप कोशिश कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ नदीम साहब, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना वो इन चीज़ों से नहीं रुकते। मैं चाहे आप कोई अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी की कर लें, चाहे आप ये जो लीगल सिस्टम था, ये 18वीं तरमीम जब हम लेकर आए थे तो नवाज़ शरीफ साहब अदलिया बहाली की तहरीक में सबसे आगे थे और नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर की जाए। तमाम जो अलाइज थे उस वक्त 2008 से 13 की गवर्नमेंट वाले उनको, लेकिन उस वक्त आपने आईनी अदालत का तस्वर नहीं ना दिया, लेकिन अब सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जनरल कियानी पूरे इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि उस वक्त चाहे, तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैंने एक अपॉइंटमेंट कर लिया और आप मेरे फ्री करेंगे, या मैंने एक अपॉइंटमेंट जो है उसमें अपनी मर्ज़ी कर ली है और मेरा अब जो है वो परमानेंसी है, तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, तो क्या वो एक्सटेंशन बाजवा साहब की, इमरान खान साहब की चीज़ें वर्कआउट हुई? कौन सा अच्छा काम किया था इमरान खान जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं? मैं नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने उसके साथ वोट किया हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पे मंसूर कसूरवार आप भी हैं, गैर मशरूत हमायत थी आपकी तरफ से, अनकंडीशनल मंसूर शाह को हटाने के लिए सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अफराद के आने या जाने से अदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही सियासत को पड़ता। जो शऊर वाले सियासतदान हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आपकी अपनी मैनेजमेंट होती है कि आप किस तरह चीज़ें मैनेज कर लें गवर्नमेंट में होते हुए। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये मसला जी हाँ नदीम साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा सिस्टम, इस तरह नहीं होता। ये बात ठीक कह रहे हैं रांझा साहब, लेकिन एक्चुअली वैसे ही इनकी जमातें कर रही हैं। हो सकता है रांझा साहब वकील हैं, खुद भी वो सोचते हो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, लेकिन हो वही रहा। देखिए, एक वो जज साहब जो थ्रू प्रॉपर चैनल जुडिशल कमीशन के ज़रिए आए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, अब क्या बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप उनको बाईपास करना चाहते हैं? क्या ये बोनाफाइड? नंबर 1, कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है दैट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ
बोनाफाइडी नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडी। अब इसके ऊपर आपको नजर आ रही है अपेरेंटली कि ये लेजिस्लेशन जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट एलेज की जा रही है वो मेलाफाइडी पे मबनी है। नंबर 1, चूंकि लैटिन मैग्जिम है सेलस पपुली एस सुप्रीमा लेक्स, यानी बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक है। अगर ये इतनी अच्छी अमेंडमेंट है तो ये एक दूसरे के तरले क्यों कर रहे हैं? अच्छी चीज होगी, आपको भी पसंद होगी, आप भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी करूंगा, जैद भी करेगा, बकर भी करेगा। अगर ये बेहतरीन लेजिस्लेशन है फॉर दी मतलब एक हिस्सा है जजेस की तैनाती का तरीकाकार, जो मेरा दिल है कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको बेहतर होना चाहिए, पार्लिमानी रोल जो है उसमें मजबूत होना चाहिए। आईनी अदालत का आपको मैं इसका एक साइड इफेक्ट मैं बताऊं क्या करने के लिए जा रहे, इसका ये कि जो आर्टिकल 199 के तहत जितने नीचे डिसाइड होंगे ना हाई कोर्ट्स के फैसले, एक तो उसको कर्टेल कर रहे, लेकिन 184(3) भी खत्म कर रहे हैं। और फिर जिसका हमने आज तक वावेला किया, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, जो हम मुतालबा करते रहे कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोट होता है उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। अब जो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट करके वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका नाम ये कह रहे हैं, जिसके अंदर सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसकी तैनातियां करेंगे, वो जो इंटरफेरेंस हम कहते हैं अदलिया की, आजाद अदलिया के अंदर, वो होगी चूंकि एग्जीक्यूटिव को अदलिया से अलग होना है। अब उस फैसले के खिलाफ ये कहते हैं कि वो फाइनल जजमेंट होगी, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। एक तो ये भी उसका साइड इफेक्ट है। और दूसरी बात, जो आर्टिकल 17 है उसका सब आर्टिकल 2 है, यानी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बाय होकर करो कि आप समझते हैं कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, आप बैन कर दें। उसका रेफरेंस पहले जाना था, फेडरल गवर्नमेंट ने भेजना था इस एग्जिस्टिंग, अब वो उधर जाएगा और वो उसको फैसला कर देंगे। तो ये बहुत सारी मेलाफाइडियां, बहुत बड़ी कबाहतें हैं, जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जो कि नहीं हो सकता, आइन उसकी इजाजत नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसकी इजाजत नहीं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पंजोथा साहब आपसे ये पॉलिटिकल पार्टी वाला मामला भी काफी टेढ़ा है और मिलिट्री कोर्ट्स का भी इसी में तस्करा है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, आप मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं पंजोथा साहब की तरफ मैं उस हवाले से ये कह रहा था कि आर्मी कोर्ट जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ये है कि जो अपील का है वो फैसला अपील होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और उस फैसले के बाद कोई अपील नहीं होती। तो हमारे यहाँ लॉ है कि व्हेन देयर इज़ नो रेमेडी देयर इज़ अ रिट, तो फिर उसका फैसला जो है वो जो अपील वाला होता है वो हाई कोर्ट में होता है। और इसमें भी ये जो इनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके ज़रिए चूंकि ये वो फैसला भी उस कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। 199 की रिट जुरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वहां लेके जाएंगे। तो इस पे देखें उनकी जो तैनाती वो जुडिशल कमीशन से नहीं हो रही उन जजेस साहबान की, जिस पे हमारा एक ये बड़ा एक सीरियस रिजर्वेशन है। प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ के ऊपर सदर उनको पहले भी था ना कि चीफ जस्टिस जजेस को लगाते थे विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। साहब, आप लोगों की स्ट्रेटजी कल क्या होगी, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल डेज अहेड है, ये जो 8-9 दिन है ना 25 तक के, इसी में डू और डाई है पीटीआई के लिए। पीटीआई ने इसको अपने लिए खुद से डू और डाई बैटल करार दिया हुआ है कि ये अगर पैकेज पास हो गया तो ये सियासत आपकी ख़त्म, नाकाम हो गया तो पीएमएलएन महसूस करती है कि वो हुकूमत से जाएगी। आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ये मसला जो है सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मुल्क का मसला है, मुल्क के हर शख्स का मसला है, हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है, हर बच्चे बुजुर्ग का मसला है। ये सिर्फ और सिर्फ मसला जो है तहरीक इंसाफ का नहीं है, नंबर 1, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इसी के मुताबिक फिर पूरा मुल्क रेगुलेट होगा और आने वाली नस्लों के ऊपर भी यही जो है सवाल सिस्टम करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात है इसको अपोज करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपोज करती है। हमारी आज भी मीटिंग हुई है और सियासी कमेटी का होप्स हो आज रात को इजलास हो और हमारा अमल आपके सामने आएगा। हम बिल्कुल जो है वो रास्ता अपना कानूनी भी इख्तियार किए हुए हैं और बिल्कुल अपना रास्ता जो है जो हमारा पॉलिटिकल है कि एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि जब भी कोई गलत अमल होता है तो आप एहतजाज करते हैं, आप आवाज बुलंद करते हैं और वो हमारा हक है जो हमसे हमेशा
छीनने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो लाहौर के अंदर, चाहे वो कोई कराची के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से एहतजाज हो, वहाँ पर बच्चियों के साथ बदसलूकी हो, या चाहे इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज करना हो। लेकिन यहाँ पंजूता पर तो साहब, आपने मुझे देखा हैरत कि इस बात के ऊपर है कि इतनी गर्मा गर्मी है सियासत के अंदर कि एक बंदा अगर गलत फैसला कर लेता है, आपके बैरिस्टर गौहर ने उसको ढेर सारी गालियां खाई हैं, वो जो मेडिकल डॉक्टर ने जाके चेकअप करना था, ढेर गालियां खाई हैं बैरिस्टर गौहर ने। तो वो इतना बड़े इवेंट के ऊपर अगर कोई आपकी पार्टी से 5-10 लोग लोटे हो जाएंगे तो वो क्या हल्के में जाके रह पाएंगे सानी के साथ? मैं तो इस पे ऊपर सरप्राइज हूँ। और आपकी जमात से थोक के हिसाब से लोग लोटे बन रहे हैं। 10-12 कौमी के हैं, 5-6 आपके सेनेटर्स हैं, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होंगे, सारों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नहीं, देखें, जो कि अपनी मर्जी से जाए या अपनी मर्जी से किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, उसे लोटा, ओरिजिनल लोटा वो होता है। जैसे मुबीन अरब जट, उसका कारोबार जाकर सीज किया, फिर वहां से जितना सामान था करोड़ों के हिसाब से वो उठाकर लेके, इसी तरह शफकत अमान उसके घर गए और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के बारे में ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने उसे अगवा कर लिया और फिर बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। और ये जो अमल है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदे जो है खुद अपनी मर्जी से गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर लेकिन जहां तक वो 3 कैटेगरी मैंने आपके लोगों की पहले आपको गिनवाई हैं, वो 3 कैटेगरी हैं। आप उनको बचा पाएंगे? पता चला है आपने केपी में कुछ लोगों को रखा हुआ है। असल तो इम्तहान ये है कि आप क्या वो मतलूबा तादाद अपने छुपा पाएंगे या वो बंदे ले जाएगी हुकूमत? देखिए, किसी को जबरन जो है वो जबरन या जबरदस्ती कोई भी उठाकर नहीं ले जाता कि आप उनको जबरन किसी जगह पर सेव रखे हुए हैं। सारे लोग अपनी मर्जी से खुद को बचाते हुए उन्होंने समझा कि चले हमारी वहां पर गवर्नमेंट है तो हमें प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि तो वो इस वजह से खुद को उन्होंने सेव किया हुआ है। और जहां तक सपोर्ट किया है तो पाकिस्तान तरीक इंसाफ ने और कब तक वो केपी में रहेंगे? जब तक ये 25 अक्टूबर गुजर नहीं जाती तब तक आप उन्हें केपी में रखेंगे? एक तरफ तो हमारे साइंस आप उन्हें 25 अक्टूबर तक केपी में रख पाएंगे? क्या देखिए, बिल्कुल रखने के हवाले से हमें कोई इशू नहीं है। और वो अपनी मर्जी से रख पाएंगे केपी में तो पैगाम भी जारी करें कि हम एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ ये जबरन सारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक मुनज़्ज़म प्लान से ये लोटाक्रेसी के ऊपर आपकी जमातें जो थी 90 की दहाई के अंदर, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सफ़र किया था। मुझे वो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल याद आता है 90 की दहाई के आगाज़ में। आपकी जमात मुलव्वस थी उसमें, जो कुछ आप कर रहे थे आधी रात के वक्त बीबी की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो सारी बातें सब कुछ तारीख का हिस्सा है वो। और ये थ्रू आउट द 90s ये गेम चलती रही। फिर आप लोगों ने तौबा की कि नहीं, ये तरीक़ाकार गलत है। अब आप उसको दोबारा रिवाज देने खुद जा रहे हैं। आप खुद से वो लोटे क्रिएट कर रहे हैं कि आईनी पैकेज पास करना है। कोई दुनिया की कोई साइंस है ही नहीं है कि उसके बगैर आप तादाद पूरी कर लें। 211 को 224 आप कौमी असम्बली में नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात यह है कि अगर कोई वोट दे रहा है तो उसके ऊपर तो अब सूरत हाल जो है, आइनी और कानूनी सूरत हाल जो है उसको सामने रख के ही इसकी अखलाकियात के बारे में हम कोई गुफ्तगू कर सकते हैं। और बाकी जो बात है वो तो फिर तहरीक इंसाफ की गलती है ना। इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स क्यों दिए जो लोटे बन रहे हैं? और ये तो इनकी जो कमेटी थी जिन्होंने टिकट्स दिए लोगों को, और ये तो बुनियादी गलती उन्होंने नहीं की कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्यों अपने नुमाइंदे बना के उस ऐवान में भेजा जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि कोई बेनिफिट के लिए बिक रहा है, कोई कारोबार के लिए बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी लॉट वहाँ पे गई है, पंजाब में आपके लोग अभी परवेज लाई और ये जब सियासतदान नहीं है, हमजा शहबाज के दरमियान में चीफ मिनिस्टरशिप की बैटल चल रही थी तो आपके लोग ऐसे ही लोटा बन रहे थे। बल्कि मरियम नवाज की मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रही है कि उन्होंने बोला था कि वो लोटे लेकर उनके घरों के बाहर एहतजाज करेंगे। तो फिर तो मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को भी यही करना चाहिए, लोटे लेकर जो लोटा बने उसके घरों के बाहर एहतजाज करें। मरियम नवाज ने ये काम किया था। आपके वो क्या थे, वो जी शरकपुरी साहब, वो 3 दफ़ा इधर से उधर जंप कर गए थे चीफ मिनिस्ट्री की गेम के अंदर ही। देखिए, ये तो अब इनका अपना जमात का फैसला होगा, ज़ाहिर है अगर कोई इनका बंदा, लेकिन हमारे इल्म में ऐसा कौन सा बंदा इनका डिफेक्ट कर रहा है। असूली तौर पे डिफेक्शंस जो हैं वो एक जमहूरी अमल में, अब जब लोग वोट लेके आए होते हैं तो जिन लोगों से ये वोट लेके आए हैं ऑब्वियसली उनको जवाब दे होंगे, उनके हल्के की क्या सूरत हाल है वो बेहतर जानते हैं और वही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले उनके घर के बाहर लोटे लटकाएंगे या जूते लटकाएंगे, ये तहरीक इंसाफ वालों का अपना फैसला है, या ये होगा लोगों तो से पूछेंगे जिन्होंने उनको टिकट दिलवाए, होगा तो यही रांझा अपना साहब फैसला है। क्योंकि जितनी गर्मा गर्मी सियासत में है, लेकिन आप ये सोचें कि उनके घरों के आगे कोई लोटे या जूते नहीं लटकाएगा तो ये नहीं होने वाला।
लेकिन मेरा एक जो नदीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, रांझा साहब आ रही है जी, आ रही है। अच्छा जी, रांझा साहब जानी बंद हो गई है हमारी। जी जी, दोबारा आपकी तरफ आज़ाद साहब आते हैं। मैं ये ऐड कर देता मरियम हूँ नवाज जी। वाला वाक़या ऐसे जहन में। जी पंजोथा साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह लें। मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखें एक तरफ तो जबरन ये सारा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जानबूझकर एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत इमरान खान साहब के साथ राब्ता मुनक़ता करवाया गया, किया गया। और उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट जो हाई कोर्ट के हैं, उनको उठा लिया गया कि उन्होंने पिटीशन क्यों दायर की, और वो खान साहब का पैगाम जो है वो लेकर आते थे, बातचीत जो है वो करते थे, पार्टी को बताते थे और पार्टी का मां लेकर जाते थे। इसी तो तरह अब से आप पिटीशन दायर कर दें नईम उस्मा साहब। खानम और जो बिल्कुल की हुई है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हमने पिटीशन दायर की हुई है, एक हफ्ता हो गया, बल्कि आज 8वां दिन है, 8वां दिन है और सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इधर से कैमरे चेक कर रहे हैं, उधर से कैमरे चेक कर रहे हैं। उनकी बहनों को अंदर डाला गया है, उनकी बहनों को डालने का भी मकसद यही था ताकि खान साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो सके। कोई वो ये ना कह दें कि इमरान खान साहब इन आईनी तरमीम के हवाले से एहतजाज का ये कह रहे हैं, ये कोई बात कर सर, रहे हैं। कल बैरिस्टर गौहर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो डॉक्टर की रिपोर्ट रिलीज़ की है। अब या तो बैरिस्टर गौहर से जाके पूछें कि वो आपके पार्टी के फ़िलहाल हेड वही हैं, चेयरमैन वही हैं, तो उन्होंने किस कैपेसिटी में वो स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि उनके उस बयान ने कि हुकूमत के साथ ये चीज़ तय पाई थी और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिक की, उससे ये नज़र आता है कि आपकी लीडरशिप जो थी इन एग्रीमेंट थी विद गवर्नमेंट। अब मैं बैरिस्टर गौहर के ऊपर राय मैं नहीं दे सकता, वो आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन इस वक्त आज़ाद साहब, सारी जमात जो है वो अकेले इमरान खान की तरफ क्यों देखती है? पार्टी लीडर का बड़ा वजन होता है, लेकिन ये फैसले अगर कोई इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, बैरिस्टर गौहर बाहर है, अली ज़फ़र साहब हैं, उमर अयूब है, सलमान अकरम राजा साहब है, सारे लीगल माइंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्या इसके ऊपर बैठ के वो अपनी राय नहीं दे सकते? वैसे तो अब उन्हें देनी चाहिए। आप देखें इनका राब्ता वहाँ होता है नहीं होता, टेक्निकली तो इनको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन ये इतनी जुर्रत नहीं करते कि हम फैसला ऐसा कर दें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना आए, तो ये ना हो कि हम हॉट वाटर में चले जाएं और पॉलिटिकल तो आईनी मामले में इमरान ने भी तो इन्हीं से पूछना है ना, वो आप वकील हैं तो पूछेगा, इमरान पूछेगा आज़ाद साहब बताएं आपकी राय क्या? मैं समझता हूं कि इमरान खान जब बाहर थे तो वो शायद पूछते सबसे थे, लेकिन करते अपनी मर्जी थे। इस वजह से ये डरते हैं फैसला करते हुए कि जी हम ऐसा फैसला बस फिर मोर लग जाए, फिर बाद में इमरान से पूछ लें, क्योंकि 20 तक की तो पाबंदी है। इनकी जिम्मेदारी है कि जाएं और उनसे पूछे। और मेरा ख्याल है कि तरीका फिर हुकूमत के लिए ये बेहतर है कि कल कौमी असम्बली और सेनेट से मोहर लगवाए और इनको कॉपी दे ये डिसाइड करना चाहिए। पॉलिटिकल लोग हैं, इनका अपना एक मतलब लीगल एक्यूमेन है, इनकी अपनी एक थिंकिंग है, थॉट्स है, उसके मुताबिक इन्होंने देखना है, फोरसी करना है कि जी आगे क्या होने जा रहा है और हमें व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट वुड बी आवर स्ट्रेटजी एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो नाउ इट इज देयर ड्यूटी। आज़ाद साहब, ये नहीं लगता कि पार्टी इज कम्प्लीटली लॉस्ट, या अंडर प्रेशर है या कम्प्लीटली लॉस्ट है? वो एक बंदे की तरफ देखते हैं कि वो ये बात कहेगा तो हम सारे कर देंगे, नहीं है तो पार्टी तो नो डाउट कि वो प्रेशर में है, जो उनके साथ हो रहा है वो तो इस पे तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होती वही है जो क्राइसिस में खड़ी होती, स्टैंड लेती है, अमर्ज करती लीडरशिप उसके अंदर, जो क्राइसिस जो बहरान आता है उसके अंदर ही लीडरशिप। तो पार्टी के अंदर से अपना सलमान नकम राजा, मुझे लगता है कि ही इज डूइंग ए गुड जॉब, तो लेकिन सलमान नकम राजा को या तो उसका वेट है तो फिर वो पॉलिटिकल ओपिनियन लेने दे। बैरिस्टर गौहर कमजोरी दिखा रहे हैं, सलमान नकम राजा को पोजीशन लेने। देखिए स्टैंड तो करना होता है, आपको डू और डाई की सिचुएशन में जाना होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, अगर आप बिल्कुल रिट्रीव करते जाएंगे तो फिर आप कोई अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आपको कल हुकूमत अगर पेश करके अगर नंबर पूरे होते हैं और मोहर लगवा लेती है तो फिर जाके लेते रहे मशवरा बाद में, क्या फायदा? फिर उस एहतजाज का भी क्या फायदा? चीजें तो होने से पहले आपका है कि जी आप अपना मौकफ ले, अपना सांप निकल गया तो बाद में लकीर पीटते रहे, फिर फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं, यही होगा। पंजोता रांझा साहब से पहले पूछा, रांझा साहब जो अभी लाहौर में नवाज शरीफ वाला इजलास है उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है कि नवाज शरीफ पिछले चंद माह के अंदर कम्प्लीटली इररेलेवेंट है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी है या नहीं बननी, वो राय देना पसंद नहीं करते। हम जर्नलिस्ट उनसे पूछना चाहते हैं, वो जवाब देना पसंद नहीं करते। सवाल ये कि बरखा दत्त इंडिया से आई हो तो उससे वो मिलना बाप भी और बेटी भी दोनों ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आइन बदल जाए, नई अदालत बन जाए, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। वो भी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ फैसला होना है कि क्या करना है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है?
देखिए, जहाँ तक उनकी पार्टी की जो नुमाइंदी है, हमारी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी को जो लीड कर रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और सारे मामलात को वो ख़ुद देख रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, बिकॉज़ रोल जो प्राइम मिनिस्टर का है इस वक्त तमाम जो अलाइज़ हैं उसके बीच में उनका वाइटल रोल है, तो उनके साथ साथ जहाँ तक बाकी इश्यूज़ का सवाल उठता है, जहाँ पर उनको एट द बैक एंड ज़रूरत है कि कहीं पे इनपुट देने की, तो वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ज़रूर और यकीनी तौर पे देते हैं। जहाँ तक इस पूरे जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं या जो हमारी प्रपोजल्स हैं, ये प्रपोजल्स जो हैं ये ज़ाहिर है आज वाली मीटिंग में डिस्कस होंगी, और पहले भी ये प्रपोजल्स जो थी मौलाना साहब को अगर उस पर तफज़ात थे, तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब का एक एक्टिव रोल है। जो कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर भी मरकज़ी क़यादत जो थी पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, JOI की, उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की, और ये तमाम इश्यूज़ जो हैं उसके बाद अब ये दूसरी डिशेस। सर वो क्या किया था उन्होंने इस्लामाबाद आके? माजरत चाहता हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ मुझे इससे ज़्यादा इर्रेलेवेंट कभी अपनी सियासत में लगा नहीं है पिछले 40-45 सालों में जितना अभी लगा है। लाहौर से आए कौमी असम्बली में वोट डालने, 12 बजे तक इजलास किया, इजलास होने का इंतज़ार किया, इजलास नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, गाड़ी पकड़ी, वापस चले गए। ये नवाज़ शरीफ सियासत में नहीं है। ये तो एक आपका वो अंजुम वकील वाला रोल है जो नवाज़ शरीफ ने अदा किया। देखिए, ये जो आपने मैं समझता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में आपने एक आदमी को एक रोल दिया हो और वो रोल अच्छे तरीके से निभा रहा हो, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसका भी रोल एज्यूम कर लें। फिर आप इस बात पे हमें तनकीद शुरू हो जाएगी, जी वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला तो वज़ीर आला नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर आला है। और सियासी राय आमा हमवार करना पार्टी हेड का काम है, और उसको मीडिया से और पाकिस्तानी कौम से जो वोटर्स जिन्होंने वोट डाल के मुंतखब करते हैं उनको एतमाद भी लेना होता है। और अगर आपको लगे कि नवाज़ शरीफ पिछले कई महीनों से गायब है सीन से, सवाल ये कि वो मरियम के इजलासों में उसके साथ बैठे होते हैं, इसके अलावा उनका रोल नो रोल, तो मुझे तो उनका रोल समझ नहीं आया सियासत में। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आप अभी उनको देख रहे हैं कि अभी भी इजलास रायवंड में नवाज़ शरीफ साहब के पास हो रहा है। अगर चीज़ें नहीं हैंडल हो रही, ऑब्वियसली वो जिस लेवल पे बैठे हैं तो वो उस हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर नीचे चीज़ें प्रॉपरली उसमें कोई आपस में इख्तलाफात हैं तो नवाज़ शरीफ साहब भी बैठ मेरे पास करा रहे हैं। रांझा साहब प्रोग्राम का मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। नवाज़ शरीफ वो था जो जनरल जिलानी खान चुन कर लाए थे, ज़िया के नीचे वो चीफ मिनिस्ट्री तक पहुँचे थे, और एक नवाज़ शरीफ वो था जिसने 92 या 93 में कहा था डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो इन दोनों नवाज़ शरीफों में फ़र्क था। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो जिलानी खान वाला नवाज़ शरीफ बनना पसंद करेंगे या डिक्टेशन नहीं लूँगा वाला नवाज़ शरीफ बनना पसंद करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। रियासत अली एजाज़ साहब, नईम पंजोथा साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।